वेलकम बच्चों। आज हम 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न देखेंगे। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या है। इस छद्म कोटि की अभिक्रिया को हम आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। ये होती क्या है, तो मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3COO C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट। इसका हमने जल अपघटन किया। जल अपघटन मतलब H+OH- मिलाया, ये 2 भागों में बटेगा। ये माइनस, ये प्लस था। प्लस वाले के पास माइनस, माइनस वाले के पास प्लस जाएगा और ये बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। इथाइल एसीटेट का अम्लीय अपघटन, जल अपघटन हमने किया। तो इथाइल एसीटेट जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बनाता है। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल और इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। अब यदि पूछा जाए आपसे, तो आपको देखने पर यह अभिक्रिया कैसी प्रतीत हो रही है? द्विअणु प्रतीत हो रही है। इस अभिक्रिया की दर यदि हम लिखें कि तो अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी CH3 क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, CH3COO C2H5 के सांद्रण और H2O के सांद्रण पर। लेकिन H2O का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर करती है? CH3COO C2H5 के सांद्रण पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं की अणुसंख्यता तो 2 या उससे अधिक होती है, किंतु अभिक्रिया की कोटि केवल कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एक क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है, विलायक का सांद्रण अधिक होने के कारण, विलायक की अधिक मात्रा होने के कारण इनकी कमी अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो वे अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? इन अभिक्रियाओं की अणुसंख्यता कितनी होती है? 2 या उससे अधिक हो सकती है। लेकिन इन अभिक्रियाओं में विलायक भी क्रियाकारक का कार्य करता है और विलायक की अल्प मात्रा की कमी या वृद्धि अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती। अभिक्रिया की दर केवल एक क्रियाकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म कोटि की अभिक्रियाएं या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके उदाहरणों में आप देंगे एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। ये क्या है? एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। इक्षुशर्करा का प्रतिलोपन हमने लिया C12H22O11, इसमें पानी मिलाया। इसको पानी मिलाएंगे। C12H22O11 इक्षुशर्करा गन्ने से प्राप्त शर्करा होती है। इसे सुक्रोज भी कहा जाता है। ये कितने भागों में टूटता है? 2 भागों में। C6H12O6 C6H12O6। ये एक अणु ग्लूकोज कहलाता है, दूसरा अणु फ्रक्टोज कहलाता है। इसमें भी देखिए अभिक्रिया की दर 2 क्रियाकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन H2O का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। इसलिए इसमें भी अभिक्रिया की दर केवल सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अणुसंख्यता तो 2 दिखाई दे रही हो, लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो H2O का सांद्रण केवल जो है उसका सांद्रण क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इनमें आपको ये दोनों उदाहरण याद करने हैं। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट, ये तो हमारा आज का पहला प्रश्न था, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 या अधिक होती है, परंतु कोटि कितनी होती है? 1 होती है। उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? छद्म एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके 2 उदाहरण आपको याद करने हैं। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन और इक्षुशर्करा का प्रतिलोपन। शर्करा में सुक्रोज C12H22O11 पानी से घुलता जब है तो ये टूटता है C6H12O6, एक अणु ग्लूकोज एक अणु फ्रक्टोज में। अभिक्रिया की दर केवल सुक्रोज के सांद्रण पर निर्भर करती है। विलायक का सांद्रण अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता।
या ऐसे पूछा जाता है कि तापमान गुणांक क्या है और ताप अभिक्रिया किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखिए, तापमान गुणांक किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर तापमान के समानुपाती होती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। और यह देखा गया कि सामान्य तौर पर जब ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है? ताप के समानुपाती होती है। यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर सामान्य तौर पर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? 2 से 3 गुनी हो जाती है। तो हमने T डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया का ताप स्थिरांक लिया और वहीं 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करके हमने क्या किया? तो इन दोनों का अनुपात जो है ये क्या कहलाता है? तापमान गुणांक। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात कौन सा गुणांक कहलाता है? तापमान गुणांक। और ये हमेशा लगभग कितना होता है? 2 से 3 के मध्य होता है। अब 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी से 3 गुनी हो गई। क्यों? इसको स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे कॉलिजन थ्योरी कहते हैं या टक्करों का सिद्धांत कहते हैं। तो ये टक्करों का सिद्धांत हमें बताता है कि जब हमने ताप में केवल 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी से 3 गुनी क्यों हो गई। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर अभिक्रिया की दर का 2 गुना से 3 गुना हो जाना या 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दर स्थिरांकों का अनुपात कौन सा गुणांक कहलाता है? तापमान गुणांक कहलाता है। तो तापमान गुणांक बराबर KT + 10 डिग्री अपॉन KT, इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो क्या कहलाएगा? तापमान गुणांक कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है। इसके लिए टक्करों का सिद्धांत हमें क्या समझाता है। देखिए, टक्करों का सिद्धांत कहता है कि जो भी क्रियाकारी अणु हैं जब ये उत्पाद बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया के संपन्न होने के लिए सबसे पहले इन अणुओं का आपस में टकराना ज़रूरी है। इन अणुओं का आपस में क्या करना ज़रूरी है? टकराना ज़रूरी है। जब अणु आपस में टकराते हैं तभी अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद बनता है। मतलब अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? टक्करों की संख्या पर निर्भर करेगी कि अणु आपस में टकराएंगे, जितने ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा उत्पाद बनेगा। दूसरी बात ये बताती है कि जब अणु टकराते हैं तो जितनी टक्करें हुई सबकी सब उत्पाद में नहीं परिवर्तित हो जाते। ये टक्कर कैसी होनी चाहिए? उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए। जैसे AA थे तो ये AA BB से जब हेड टू हेड टकराएंगे तो ये उत्पाद बनाएंगे। यदि AA के अणु इस तरह से टकरा रहे हैं कि यहाँ आकर BB टकरा रहा है तो ये टक्कर उपयुक्त दिशा में ना होने के कारण उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए या उत्पाद बनने के लिए अणुओं का टकराना ज़रूरी है। अभिक्रिया की दर टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है, लेकिन टक्कर वही टक्कर उत्पाद बना सकती है जो किसमें हो? उपयुक्त दिशा में हो। तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि ये जो टक्करें जो उत्पाद बनाती हैं, इन टक्करों को, जो टक्कर से उत्पाद बनते हैं, इन टक्करों को हम कौन सी टक्कर कहते हैं? प्रभावी टक्करें। तो प्रभावी टक्करें जब होती हैं तभी उत्पाद बनते हैं। अब प्रभावी टक्कर किन अणुओं में होगी? तो प्रभावी टक्कर केवल उन अणुओं में संपन्न होती है जिनके पास एक न्यूनतम निश्चित मात्रा की ऊर्जा होती है। ये न्यूनतम निश्चित मात्रा की ऊर्जा जिससे अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। मान लीजिए यहाँ आपका क्रियाकारक की ऊर्जा थी, यहाँ आपका उत्पाद था, तो इनको उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। जिन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होगी कि वो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर लें, वो उत्पाद बना पाएंगे। मतलब अणुओं के पास प्रभावी टक्कर करने के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम निश्चित मात्रा की ऊर्जा होनी चाहिए जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। उस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? देहली ऊर्जा।
तो देखिए कोलिजन थ्योरी हमें क्या बताता है कि अणु आपस में टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। टक्करों में सभी टक्करें उत्पाद बनाने की क्षमता नहीं रखती। टक्करें कैसी होनी चाहिए? उपयुक्त दिशा में। उपयुक्त दिशा में होने के बाद भी उनकी जो टक्करें हैं वो टक्करें कब, प्रभावी टक्करें भी कब उत्पाद बना पाएंगी? जब उनके पास एक न्यूनतम निश्चित मात्रा की ऊर्जा होगी जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। उस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा। अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हों उन सबके पास ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर नहीं होती। यदि अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो जो अतिरिक्त ऊर्जा हम उन अणुओं को बाहर से देते हैं, मान लिए ऊर्जा कम थी, इस अणु को हमने जो ऊर्जा बाहर से दी ताकि उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उस ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है जो ताप के रूप में, अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में उन अणुओं को दी जाती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर नहीं होती, जिससे वे कौन सी टक्कर कर सके? प्रभावी टक्कर। तो जब हम सक्रियण ऊर्जा देते हैं तो अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? 2 से 3 गुनी हो जाती है। ये हमें किसने बताया? टक्करों के सिद्धांत ने बताया कि टक्करों के सिद्धांत के अनुसार, एक बार फिर सुनिए, जब अणु आपस में टकराते हैं तो ही अभिक्रिया संपन्न होती है। केवल टकराने मात्र से क्रिया संपन्न नहीं हो जाती। टक्करें कैसी दिशा में होनी चाहिए? उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए। उपयुक्त दिशा में टकराने पर भी केवल वही अणु उत्पाद बना सकते हैं जिनके पास एक न्यूनतम निश्चित मात्रा की ऊर्जा होती है जिससे वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? देहली ऊर्जा। यदि अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो ताप के रूप में जो उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है जिससे उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। इसलिए जब हम ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो ये ताप के द्वारा हम अणुओं को कौन सी ऊर्जा देते हैं? सक्रियण ऊर्जा देते हैं, और जो अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाती है? 2 से 3 गुनी। अब देखिए, इसे हम एक ग्राफीय निरूपण से समझते हैं। मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसमें हमने ऊर्जा को लिया है, यहाँ हम अभिक्रिया का विकास देख रहे हैं। अभिक्रिया का विकास की अभिक्रिया कैसे बढ़ रही है। यहाँ आपका क्रियाकारक A और B था, जिनकी ऊर्जा थी उनके पास, ये उनकी जो औसत ऊर्जा थी जो अणु के पास थी। इस अणु को यदि उत्पाद बनाना है तो उसे इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है। ये ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, यही ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? देहली ऊर्जा। यहाँ पर आपका ये उत्पाद बना, तो उत्पाद और क्रियाकारक के ऊर्जा में जो अंतर होगा वो डेल्टा एच अभिक्रिया ऊष्मा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अभिक्रिया ऊष्मा। उत्पाद की और क्रियाकारक की ऊर्जाओं में जो अंतर होता है, अभिक्रिया की ऊष्मा। अब ये जो एनर्जी आप उसे देंगे, अणुओं के पास औसत ऊर्जा तो इतनी थी, उनको इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है। हमने अतिरिक्त ऊर्जा जो उन्हें दी, यही ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर यदि हम निकालें, सक्रियण ऊर्जा को EA से दर्शाते हैं, तो ये किसके बराबर आएगी? देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। देहली ऊर्जा में से यदि औसत ऊर्जा को घटा दिया जाए तो हमें कौन सी ऊर्जा मिल जाती है? सक्रियण ऊर्जा। तो ये आपके मुख्य बिंदु थे किसके? टक्करों के सिद्धांत के, और ये सारे बिंदु आपको PDF के लिंक में मिलेंगे। तो तापमान गुणांक क्या है? सामान्य तौर पर अभिक्रिया की दर तापमान के समानुपाती होती है। 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुनी हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है। इसका मान लगभग 2 से 3 के मध्य होता है। और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर इतनी क्यों बढ़ रही है, इसे टक्करों के सिद्धांत ने बताया था और जिसके मुख्य बिंदु हमने देखे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इस सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाए, ये बताया अरहीनियस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है अरहीनियस समीकरण क्या है। अरहीनियस समीकरण ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। तो अरहीनियस समीकरण अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता, अभिक्रिया का वेग
किस प्रकार ताप पर निर्भर करता है इसको स्पष्ट करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये अर्हीनियस ने बताया। उन्होंने कहा किसी भी अभिक्रिया की दर की माप क्या होती है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को ही अभिक्रिया की दर की माप कहा जाता है और अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रभावी टक्करों की संख्या को उन्होंने एक कारक द्वारा समझाया कि E माइनस EA/RT ये प्रभावी टक्करों की संख्या है। तो प्रभावी टक्करों की संख्या जैसे जैसे अधिक होगी दर स्थिरांक का मान अधिक होगा। इसे आपको याद करना है। E माइनस EA e की घात EA माइनस EA/RT ये किसके समानुपाती है? प्रभावी टक्करों की संख्या के। और प्रभावी टक्करों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? E माइनस घात के रूप में EA/RT। अब यहाँ मतलब के समानुपाती होता है E माइनस EA/RT जो प्रभावी टक्करों की संख्या है। यहाँ EA क्या है? तो यहाँ EA सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। R क्या है? तो R गैस स्थिरांक है जिसका मान कितना होता है? तो 8.314 जूल पर केल्विन। T क्या है? तो T परम ताप है। अब देखिए जब भी हम सबसे पहले इसे याद कीजिएगा, बाकी तो कॉमन चीज़ें। जब भी हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं तो हम बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। यहाँ ए एक स्थिरांक है जिसे अर्हीनियस स्थिरांक या आवृत्ति गुणक भी कहते हैं। इसे अर्हीनियस स्थिरांक या क्या कहते हैं? आवृत्ति गुणक। इसका लॉग लेंगे तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग दोनों तरफ लॉग लिया EA/RT इंटू है तो लॉग के रूप में प्लस होगा। तो नेचुरल लॉग के बराबर नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग ई घात के रूप में माइनस EA/RT। घात हमेशा कहाँ आती है? सामने की ओर। तो हमारा समीकरण हो जाएगा नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस EA/RT नेचुरल लॉग ई। इसका मान 1 होता है। हमारा समीकरण हो गया नेचुरल लॉग ए, नेचुरल लॉग के बराबर नेचुरल लॉग ए माइनस EA/RT। नेचुरल लॉग को लॉग के आधार 10 में यदि हम परिवर्तित करें तो इसमें 2.303 का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन। यदि हम नेचुरल लॉग को लॉग के आधार 10 में बदलते हैं तो हमारा समीकरण हो जाएगा जहाँ जहाँ ये है नेचुरल लॉग वहाँ ये लिखा जाएगा। तो 2.303 log 10k इक्वल टू 2.303 log 10a माइनस EA/RT। ये हमारा समीकरण हो गया। यदि हम इसमें 2.303 का सभी जगह भाग दे दें तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? इसमें पूरे समीकरण में आपको 2.303 का भाग देना है। 2.303 का भाग देने पर ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2.303 अपॉन 2.303 log 10k बराबर 2.303 अपॉन 2.303 log 10a माइनस EA/2.303 RT। ये तो कट जाएगा। समीकरण क्या बचा? तो हमारा समीकरण बचा log 10k बराबर log 10a माइनस EA/2.303 RT। इसमें ये तो स्थिरांक है, सक्रियण ऊर्जा की हमें गणना करनी है। यदि हम 1/T और log k के मध्य ग्राफ खींचे, ठीक है, हमने किसके किसके बीच? log 10k और 1/T के बीच क्या खींचा? ग्राफ खींचा। तो हमें क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये अंतःखंड किसके बराबर होगा? तो ये अंतःखंड log a के बराबर होगा और इसकी जो ढाल का मान है वो बराबर होगा माइनस EA/RT
आर के। ढाल ज्ञात होने पर हम किसकी गणना कर सकते हैं? सक्रियण ऊर्जा की गणना इस समीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तो सक्रियण ऊर्जा की गणना, सक्रियण ऊर्जा बराबर ढाल, देखिए ढाल किसके बराबर आएगी? तो ढाल बराबर आएगी -EA अपॉन 2.303 आर के। यदि मुझे EA की गणना करनी है तो EA बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ढाल, ये गुणा हो जाएगा 2.303 इंटू आर। मतलब ढाल का मान पता हो तो हम किसकी गणना कर सकते हैं? सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इस तरह यह अरहीनियस का समीकरण था जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अरहीनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये स्पष्ट किया। उनके अनुसार किसी भी अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है, और चूंकि अभिक्रिया की दर की माप दर स्थिरांक होता है, इसलिए दर स्थिरांक प्रभावी टक्करों की संख्या के समानुपाती है। प्रभावी टक्करों की संख्या E माइनस घात के रूप में EA अपॉन RT है, -EA अपॉन RT। तो K समानुपाती हो गया प्रभावी टक्करों की संख्या के समानुपाती कारक, इसे बोल्ट्जमैन कारक भी कहते हैं। तो -EA अपॉन RT, समानुपाती हटाया, लॉग लिया, लॉग को 2.303 log 10 10 के आधार में परिवर्तित किया, 2.303 का भाग दिया। हमारा उद्देश्य क्या है? सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाए? तो सक्रियण ऊर्जा निकालने के लिए इसकी जो ढाल का मान log K और 1/T के बीच ग्राफ खींचने पर इसकी जो ढाल का मान आया वो किसके बराबर, इसकी सहायता से हम किसकी गणना कर सकते हैं? EA की गणना कर सकते हैं। देखिए, यदि हमारे पास दो ताप हैं, T1 ताप एवं T2 ताप पर, यदि हम T1 ताप पर K का मान निकालें तो T1 ताप पर K1 क्या होगा? तो K1 आएगा log 10 K1 बराबर log 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। इसी तरह T2 ताप पर यदि हम निकालें तो T2 ताप पर K2 क्या आएगा? तो अलग अलग तापों पर K2 का मान यहाँ पर K2 हो जाएगा log 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं तो क्या मिलेगा? log 10 K2 माइनस log 10 K1 बराबर log 10 A माइनस log 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस 2.303 RT1। ये तो माइनस हो गए। जब भी लॉग माइनस हो तो उन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। तो log 10 K2 बटे K1 बराबर EA, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 2.303 R। ये कॉमन निकाला तो हमारा क्या आ गया? T1 माइनस T2 log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये समीकरण अरहीनियस समीकरण है जो अलग अलग तापों पर लागू होता है। इसकी सहायता से भी हम एक्टिवेशन एनर्जी की गणना अलग अलग तापों पर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक अन्य विधि है जिसमें हम अलग अलग तापों पर एक्टिवेशन एनर्जी की गणना अलग अलग तापों से कैसे कर सकते हैं। तो T1 ताप पर हमने K1 निकाला, T2 ताप पर हमने K2 निकाला, K2 माइनस K1 का अंतर निकाला, पूरे समीकरण को माइनस किया तो हमें मिला log 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA 2.303 R कॉमन आ गया, T1 माइनस T2 1/T1 माइनस 1/T2। इनका एलसीएम निकाला तो log 10 K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T1 T2। इसकी सहायता से हम अलग अलग ताप पर भी एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। ये समीकरण अरहीनियस समीकरण कहलाता है। तो दोनों रूप आपको समझा दिए गए हैं। केवल ताप T पर यदि एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा log 10 के और 1/T के बीच। उसकी जो ढाल होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। अलग अलग तापों पर यदि हमें एक्टिवेशन एनर्जी की गणना करनी है तो निम्न समीकरण की सहायता से
गणना की जा सकती है। ये समीकरण अरीनियस समीकरण कहलाता है।